जब हम गौतम बुद्ध के बारे में सोचते हैं तो मन में अक्सर एक खास तरह की तस्वीर आती है। भगवा पहने सन्यासी, शांत मठ। हाँ बिल्कुल, ध्यान में बैठे भिक्षु। ऐसा लगता है कि उनकी दुनिया हमारी दुनिया से, मतलब हमारे शोर शराबे वाले घरों से, ईएमआई की चिंता और बच्चों की चिल्पों से बिल्कुल अलग है। एकदम अलग। पर क्या ये सच में इतना अलग है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प लेख है जिसका शीर्षक है द बुद्धा's पाथ टू डोमेस्टिक हार्मनी। और हमारा मिशन ये समझना है कि क्या 2500 साल पुरानी शिक्षाएं आज के इस नेटफ्लिक्स और स्विगी वाले दौर में हमारे घरों को ज्यादा पीसफुल, ज्यादा हार्मोनियस बना सकती हैं। ये सवाल ही अपने आप में बहुत मजेदार है ना? और इस लेख का जो मूल तर्क है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कहता है कि घर की शांति दीवारों के रंग या सोफे के डिजाइन से नहीं आती। नहीं, घर की शांति एक इमोशनल आर्किटेक्चर है, मतलब एक ऐसा ढांचा जो उसमें रहने वाले लोगों के मन की स्थिति और उनके व्यवहार से बनता है। आज हम उसी आर्किटेक्चर का ब्लूप्रिंट समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और सबसे आकर्षक बात मुझे ये लगी कि ये किसी धर्म की बात नहीं है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं मैनुअल फॉर द ह्यूमन माइंड। अच्छा। जब वो दूसरे इंसानी मन के साथ एक ही छत के नीचे रहता है। मतलब ये मनोविज्ञान के वो सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें घर के माहौल पर कितना बड़ा और कभी-कभी कितना विनाशकारी असर डाल सकती हैं। तो ये धर्म नहीं बल्कि रिश्तों का विज्ञान है। हाँ बिल्कुल, रिश्तों का विज्ञान। तो अगर हमें इस इमोशनल आर्किटेक्चर को बनाना है तो शुरुआत कहाँ से करें? मतलब नींव का पहला पत्थर कहाँ रखें? अक्सर लोग सोचते हैं कि दूसरों को बदलने से शुरुआत होगी। हाँ, कि वो सुधर जाए तो सब ठीक हो जाए। बिल्कुल, लेकिन ये लेख कहता है कि बुद्ध के अनुसार शुरुआत हमेशा आर्किटेक्ट से होती है, यानी हमारे अपने मन से। एक बेचैन, भटका हुआ और अशांत मन कभी एक शांत घर नहीं बना सकता। इसलिए पहला सिद्धांत और शायद सबसे जरूरी मन को साधने का है, जिसे हम आज की भाषा में माइंडफुलनेस या मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन, ये शब्द सुनते ही कई लोग तो घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि इसके लिए हिमालय जाना पड़ेगा या घंटों पद्मासन में बैठना होगा। और यही सबसे बड़ा मिथ है, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। लेख में इसे बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाया गया है। कैसे? किसी गुरु या आश्रम की जरूरत नहीं है। बस दिन में 10-15 मिनट, सुबह चाय पीने से पहले या रात को सोने से पहले, फोन को साइलेंट मोड पर रखकर, टीवी बंद करके बस चुपचाप बैठना। बस बैठना है। हाँ, और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना, कैसे वो अंदर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है, बस इतना ही। पर इससे होता क्या है? मतलब 15 मिनट चुप बैठने से घर का माहौल कैसे बदल सकता है? ये कनेक्शन थोड़ा ये अपने मन के लिए एक रीस्टार्ट बटन जैसा है। रीस्टार्ट बटन? हाँ, जैसे जब हमारा फोन या लैपटॉप हैंग होने लगता है तो हम उसे रीस्टार्ट करते हैं और वो फिर से स्मूथ चलने लगता है। सही बात है। वैसे ही दिन भर की भागदौड़, तनाव और चिड़चिड़ाहट हमारे दिमाग को हैंग कर देती हैं। वो 15 मिनट की शांति उस सिस्टम को रीबूट करती है, मानसिक स्पष्टता आती है। अच्छा। छोटी छोटी बातों पर जो गुस्सा आता था वो कम हो जाता है। हम रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। और जब घर का एक सदस्य भी शांत होता है तो उसकी शांति कंटेजियस होती है। वो फैलती है। ओके, तो आर्किटेक्ट यानी हमारा मन अब थोड़ा शांत है। अब अगला कदम क्या है? वो कौन सा औजार है जिसका इस्तेमाल हम सबसे ज्यादा करते हैं और जो सबसे ज्यादा नुकसान भी कर सकता है? शब्द, हमारी जुबान। बिल्कुल। इसीलिए दूसरा सिद्धांत है सम्यक वाक् या राइट स्पीच। लेख कहता है कि शब्द न्यूक्लियर एनर्जी की तरह होते हैं। आप उनसे घर रोशन भी कर सकते हैं और उसे तबाह भी कर सकते हैं। बिल्कुल। घर में ज्यादातर झगड़े गलत एक्शन से नहीं, गलत शब्दों से शुरू होते हैं। यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सही बोलो का मतलब क्या हमेशा मीठा बोलो होता है? बहुत जरूरी सवाल है। मान लीजिए घर में कोई सदस्य लगातार कोई गलती कर रहा है, तो क्या उस सच को सिर्फ इसलिए न कहा जाए क्योंकि वो कड़वा लगेगा? मतलब ये जो सेटिंग बाउंड्रीज का मॉडर्न आइडिया है और बुद्ध की सही बोली में क्या कोई टकराव है? नहीं, बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब सम्यक वाक् की गहराई में ही छिपा है। बुद्ध का सूत्र है सत्य और प्रिय बोलें। सत्य और प्रिय? हाँ, यहाँ और शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ऐसा सच बोलें जो प्रिय तरीके से कहा गया हो। इसका मतलब सच पर पर्दा डालना नहीं है। इसका मतलब है सच में से क्रोध, ताना और अपमान की मिलावट को हटा देना। अच्छा। लेख में एक कमाल की सलाह है।
अगर किसी बात पर बहुत गुस्सा आए तो तुरंत कुछ न बोलें, उस पल को बीत जाने दें। जब भावनाओं का तूफान शांत हो जाए तब अपनी बात रखें। तब आप समस्या पर बात करेंगे, व्यक्ति पर हमला नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल में बहुत मुश्किल है। जब बहस हो रही होती है उस मोमेंट में, तब तो बस मुंह से शब्द निकलते हैं, उस वक्त रुकना एक सुपर पावर जैसा लगता है। बिल्कुल, और ये अभ्यास से आता है। ये एक मसल की तरह है। पहली बार शायद आप फेल हो जाएं, दूसरी बार आप 1 सेकंड के लिए रुक पाएंगे। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि हम फेल हो गए। हमने गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। अब क्या? उस टूटे हुए रिश्ते को, उस दरार को कैसे भरें? हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। घर में ऐसा होता ही है। क्या एक गलत शब्द उस पूरे इमोशनल आर्किटेक्चर को गिरा सकता है? नहीं, अगर आपके पास एक अच्छा रिपेयर किट हो। रिपेयर किट? और वो किट है तीसरा सिद्धांत, करुणा और क्षमा, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। लेख में बुद्ध का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है, जिसे मैं थोड़ी आम भाषा में कहना चाहूंगी। बताइए। वो कहते हैं, किसी के प्रति गुस्सा मन में रखना ऐसा है जैसे आपने एक जलता हुआ कोयला हाथ में पकड़ रखा हो किसी और पर फेंकने के लिए। आप उसे फेंक पाए या नहीं, आपका हाथ जरूर जल रहा है। व्हाट अ पावरफुल इमेज। हाँ, मतलब गुस्सा दूसरे के लिए है, पर जला खुद को रहा है। बिल्कुल। लेकिन फिर वही सवाल, छोटी मोटी गलतियों को माफ करना तो ठीक है, पर अगर कोई एक ही गलती बार बार करे या कोई बड़ा धोखा दे, क्या क्षमा का मतलब ये है कि हम किसी को लगातार खुद को चोट पहुंचाने का लाइसेंस दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये एक और आम गलतफहमी है। बुद्ध की शिक्षा में क्षमा का मतलब ये नहीं है कि आप उस रिश्ते को पहले जैसा ही बनाए रखें। क्षमा दूसरे के लिए नहीं है, वो अपने लिए है। अपने लिए? हाँ, वो जलता हुआ कोयला हाथ से फेंक देना ताकि आप जलने से बच जाएं। हो सकता है कोयला फेंकने के बाद आप उस इंसान से दूरी बना लें, आप रिश्ते की बाउंड्री को बदल दें। क्षमा का मतलब भूलना नहीं है। तो क्षमा का मतलब है उस घटना को अपने मन का बोझ बनने से रोकना। बिल्कुल। आप माफ करके भी उस इंसान को अपनी जिंदगी से दूर करने का फैसला ले सकते हैं। ये खुद के प्रति करुणा है। ये बहुत बड़ा फर्क है। फॉरगिवनेस इज फॉर मी, नॉट फॉर देम। ओके, अब तक हमने मन, शब्द और भावनाओं की बात की, जो घर के अंदर की दुनिया है। लेकिन हम एक बाहरी दुनिया में भी तो रहते हैं। हाँ। काम का स्ट्रेस, पैसों की तंगी, पड़ोसियों से तुलना, ये सारी चीजें दरवाजे से अंदर घुस आती हैं। क्या बुद्ध की शिक्षाएं इस बारे में कुछ कहती हैं? हाँ, और यहाँ 2 बहुत गहरे सिद्धांत एक साथ काम करते हैं। चौथा है सम्यक आजीविका, यानी राइट लाइवलीहुड, और 5वां है संतोष, यानी कंटेंटमेंट। ये दोनों बाहरी दुनिया के दबावों से निपटने के तरीके हैं। सम्यक आजीविका पर मैं थोड़ा अटक गई हूँ। इसका मतलब है कि हमारी कमाई का जरिया नैतिक होना चाहिए, पर आज की कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में नैतिकता की परिभाषा क्या है? मुश्किल सवाल है। हाँ, क्या एक फास्ट फूड कंपनी में काम करना अनैतिक है क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, या एक सोशल मीडिया कंपनी में जो लोगों का अटेंशन बेचती है? ये लाइन कहाँ खींची जाए? ये एक शानदार सवाल है, और इसका कोई सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं है। लेकिन लेख इसे एक अलग नजरिए से देखता है। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं है। तो फिर क्या है? देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव डिसोनेंस का। कॉग्निटिव डिसोनेंस? इसका मतलब है कि जब हमारे काम और हमारे मूल्य, हमारे वैल्यूज एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, तो हम एक गहरे आंतरिक तनाव में जीते हैं। हाँ, ये तो होता है। हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं वो शायद सही नहीं है, लेकिन हम फिर भी करते हैं। वो तनाव, वो अपराध बोध हम अपने साथ घर लेकर आते हैं, और वो हमारे व्यवहार में, हमारे चिड़चिड़ेपन में, हमारी सेहत में झलकता है। ओह! तो बुद्ध असल में 2500 साल पहले कॉग्निटिव डिसोनेंस को हल करने का सूत्र दे रहे थे। वो कह रहे थे कि ऐसा काम चुनो जिसे करके घर आओ तो मन पर बोझ ना हो, बल्कि शांति हो। वाओ, मैंने इसे कभी इस तरह से जोड़ा ही नहीं था। तो हमारे काम का सीधा असर घर की शांति पर पड़ता है। बिल्कुल। और दूसरा सिद्धांत आपने कहा, संतोष। ये तो आज के जमाने में सबसे मुश्किल लगता है। सबसे मुश्किल। इंस्टाग्राम पर हर कोई हमसे ज्यादा खुश और अमीर दिख रहा है। ऐसे में संतोष कैसे करें? क्या इसका मतलब है कि हम अपनी एम्बिशन छोड़ दें? नहीं, यहाँ भी एक बारीक फर्क है। बुद्ध का संतोष आलस या एम्बिशन की कमी नहीं है। ये हेडोनिक ट्रेडमिल से उतरने का एक तरीका है। हेडोनिक ट्रेडमिल, ये क्या है? हेडोनिक ट्रेडमिल एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां हम हमेशा अगली बड़ी चीज के पीछे भागते हैं। बड़ा घर, नई गाड़ी, अगला प्रमोशन। हमें लगता है कि वो चीज मिलते ही हम हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है। कभी नहीं होता। जैसे ही वो मिलती है, खुशी कुछ दिन रहती है,
और फिर हम एक नई चीज के पीछे भागने लगते हैं। हम एक ही जगह पर भागते रहते हैं, ट्रेडमिल की तरह। ये तो हम सबने महसूस किया। बिल्कुल। तो संतोष उस ट्रेडमिल से उतरने का नाम है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेहतर करने की कोशिश ना करें, लेकिन आपकी खुशी उस कोशिश के नतीजे पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। तो इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है? इसका प्रैक्टिकल तरीका लेख में बताया गया है। कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड। जो नहीं है उसका रोना रोने के बजाय जो है उसके लिए शुक्र मनाना। और ये सिर्फ बड़ी चीजों के लिए नहीं। ये सुबह की चाय के लिए हो सकता है, किसी अपने की मुस्कान के लिए हो सकता है, या बस इस बात के लिए कि आज आप स्वस्थ हैं। जब हम इन छोटी चीजों को गिनना शुरू करते हैं तो बड़ी चीजों की कमी उतनी नहीं खलती। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें, एक शांत मन, सदे हुए शब्द, माफ करने वाला दिल, नैतिक कमाई और जो है उसमें संतोष, ये पांचों मिलकर उस इमोशनल आर्किटेक्चर का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। एकदम सही। ये किसी एक चीज से नहीं बल्कि इन सब के संतुलन से बनता है। बिल्कुल, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कमाई अनैतिक होगी तो मन शांत नहीं रह सकता। मन शांत नहीं होगा तो शब्द चुभने वाले निकलेंगे। शब्द चुभेंगे तो माफी की जरूरत पड़ेगी। यह एक पूरा इकोसिस्टम है। लेख के अंत में बुद्ध का एक बहुत ही खूबसूरत सूत्र दिया गया है जो इस सारी चर्चा का सार है। वो कहते हैं, एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। वैसे ही खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती। बहुत गहरी बात है। बहुत। इसका मतलब है कि घर में शांति और खुशहाली लाने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत हमेशा एक व्यक्ति से होती है। हाँ। हम अक्सर इंतजार करते हैं कि वो बदलेंगे तो मैं बदलूंगा, पर यह सूत्र कहता है कि आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप वो एक जलता हुआ दीपक बन सकते हैं। अगर एक सदस्य भी सकारात्मक और शांत रहना शुरू कर दे तो उसकी ऊर्जा, उसकी रोशनी धीरे धीरे पूरे घर के माहौल को बदल सकती है। तो आज की ये चर्चा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार के साथ छोड़ जाती है। हमने देखा कि घर की शांति कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे खरीदा जा सके या सजाया जा सके। नहीं, ये एक आंतरिक अवस्था है जिसे हर रोज पल पल अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से बनाना पड़ता है। और बुद्ध का वो दीपक वाला उदाहरण हमें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर खुशी बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है तो हमें उसे बांटने के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार क्यों करना चाहिए? सही बात है। तो आज का सवाल ये है, आज घर में वो पहली, सबसे छोटी और जीरो कॉस्ट खुशी कौन सी हो सकती है जिसे अभी इसी पल बांटा जा सकता है? क्या वो किसी को देखकर दी गई एक सच्ची मुस्कान है? या वो किसी के काम में बिना मांगे की गई मदद है? या बस अपना फोन नीचे रखकर किसी की बात को सच में ध्यान से सुनना है?